हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर शुरू करने जा रहे हैं। एक बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है क्लास 11 का और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत स्कोरिंग भी है और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। और कंपेयर टू मैकेनिक्स अगर आप देखेंगे तो वेटेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो होता है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है? देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल है, केमिकल है, मैकेनिकल है, थर्मल है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अभी हमने देखा, जो सरफेस टेंशन है या स्ट्रेस स्ट्रेन है, सॉलिड, उसके बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। तो अभी जो पढ़ेंगे वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो क्या होता है थर्मल प्रॉपर्टी, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो होता है उसको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। क्या क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और थर्मल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल का मतलब हो गया कि उसका जो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पेशली उसका जो शेप है, लेंथ है, वो सब किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट उसका कैसे चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, और वो उसके रीजन्स क्या है, क्यों चेंज होता है, वो सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ज़्यादातर डिटेल्स में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग पढ़े हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ था वो। ठीक है, सरफेस टेंशन पढ़े हैं, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ था। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन था और सरफेस टेंशन था, वो सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो क्या होता है थर्मल प्रॉपर्टीज़? ठीक है, इस थर्मल प्रॉपर्टीज़ में हीट और टेम्परेचर, ये 2 चीज़ें आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसे समझना पड़ेगा। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी मटेरियल का होता है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वो एक्चुअली क्या करता है, किस तरह से इफेक्ट होता है। अगर किसी बल्क ऑफ मटेरियल को आप देखेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल सटा हुआ नहीं होता है, इवन सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो। तो क्या है कि थर्मल प्रॉपर्टीज जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब किस तरह से चेंज होता है, उसी से उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिसाइड्स होते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज जो है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बेसिकली उसके स्टेट्स को बताता है। तो नॉर्मली देखा क्या गया है कि जो सॉलिड होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू लिक्विड और कंपेयर टू गैसेस। तो अगर इसको हम लोग क्लास 10 में देख चुके हैं ऑलरेडी, अगर डायग्राम से दिखाएं तो इस तरह दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, ये 3 डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, तीनों डायग्राम को अगर ध्यान से देखिए तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, तो इसे हम लोग सॉलिड कह सकते हैं। ये लिक्विड है, सॉलिड से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, और ये गैस है। ठीक है, किस तरह इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, ये स्पेस को देखिए, ये स्पेस, ये जो है, जो 2 मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो गैप है वो है। इसी तरह से इसमें देखिएगा तो ये गैप थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा है सॉलिड से, तो ये लिक्विड हो गया, और इसमें काफ़ी दूर है तो ये गैस हो गया। ठीक है, ये हो जाता है। ये इनका जो इंटरेक्शन होता है ये काफ़ी वीक होता है, जिससे कि ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा होता है। ये इससे अट्रैक्ट नहीं, लिक्विड में मतलब शेप नहीं होता है, जिससे कि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है, बट उतना सॉलिड की तरह नहीं होता है। सॉलिड में क्या होता है कि इसका शेप फिक्स है, ये इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकता है, और इसका फिक्स्ड शेप होता है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखिए क्या होता है। अब आप सपोज कीजिए कि इसको आप हीट करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ से, बर्नर से हीट करते हैं। सपोज कीजिए आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया इस तरह से,
एक मोमबत्ती ले लिया और इससे हीट करना शुरू कर दिया। इसे हीट करिएगा तो क्या होगा कि इस जब जब किसी चीज़ को आप हीट करिएगा, हीट का मतलब गर्म करिएगा, तो उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ेगा, उसका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो है वो बढ़ने लगेगा, तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। वो अगर इस तरह से वाइब्रेट कर रहा था इस तरह से, तो हीट देने के बाद वो इस तरह से वाइब्रेट करेगा, मतलब वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। तो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम इसे हीट देते हैं, हीट को डेल्टा एच से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, हीट देते हैं तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और इससे और ज़्यादा हीट देंगे तो एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा गैस। तो नॉर्मली जो देखा गया है, ठीक है, किसी किसी में एक्सेप्शंस होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी बन जाता है, लेकिन मैं नॉर्मली की बात करता हूँ कि नॉर्मली जैसे आयरन है तो पहले लिक्विड होगा, उसके बाद गैसियस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, या आइस है, पहले लिक्विड बनेगा फिर स्टीम बनेगा। तो ये नॉर्मली देखा गया है कि आप हीट दीजिए, उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है और वो क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है अगर उसे हीट देते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, नॉर्मली क्या देखा गया है कि एब्सोल्यूट हीट जो होता है वो हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन हीट जो है, जैसे डेल्टा एच मैंने अभी दिखाया था, तो कितना हीट निकल रहा है, कितना हीट बाहर जा रहा है किसी सिस्टम से, उसी को मेजर करते हैं। तो नॉर्मली एब्सोल्यूट हीट इज नॉट मेजर्ड बट चेंज इन हीट इज मेजर्ड। ठीक है, हम लोगों का कॉमन परसेप्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या होता है, टच करके बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, हॉट और कोल्ड। सो वी हैव कॉमन परसेप्शन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एंड दे आर रिलेटिव टर्म्स। हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके कहते हैं ये गर्म है, तो वो गर्म किसके रिस्पेक्ट में है, जो व्यक्ति टच कर रहा है, जो आदमी टच कर रहा है वो अपने स्किन से कर रहा है, तो वो स्किन के रिलेटिव में बताता है कि वो बॉडी हॉट है या कोल्ड है। ठीक है, तो ये रिलेटिव हो गया। किसी का बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हो सकता है उसे नहीं लगेगा ज़्यादा हॉट है। तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज ए रिलेटिव टर्म, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ठीक है, वी हैव कॉमन परसेप्शन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस एंड दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, हॉट है, कोल्ड है, ये तो मुंह से बोल दिए हम लोग, वर्बली ओरली बोलते हैं, लेकिन इसको मेज़र करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक यूनिट है जिसे हम लोग टेम्परेचर करते हैं। सो टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो एक्चुअली ज़्यादा हॉट है जी कंपेयर टू उस बॉडी के कंपेयर में जिसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो टेम्परेचर एक नया वर्ड आ रहा है जो कि हीट को मतलब कि मेज़र करता है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना हीट है रिलेटिवली, उसे मेज़र करने के लिए हम लोग टेम्परेचर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्लियर है कि कैसे करेंगे। एक कंपेरेटिवली हॉट बॉडी इज सेड टू बी एट हायर टेम्परेचर देन ए कोल्डर बॉडी। सो ए कंपेरेटिवली हॉटर बॉडी कह सकते हैं या हॉट बॉडी, सिंपली लिखते हैं ए हॉट बॉडी इज हायर टेम्परेचर देन कोल्ड। सिंपल बात है, ये रिलेटिव टर्म है, दो इसके बीच में कहा जा रहा है। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एक किसी ग्लास में आइस को रख दिया जाए, ठीक है, और उसे टेबल पर छोड़ दिया जाए तो वो आइस क्या होता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है टेम्परेचर, वो इसलिए बढ़ता है कि सराउंडिंग में उसके आसपास का जो हवा है, जो एयर है, उसका टेम्परेचर आइस से ज़्यादा है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो क्या होता है, आइस के बाहर से क्या होता है, हीट आइस के अंदर जाता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर मतलब हवा का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो एयर से हीट फ्लो होता है आइस में, और आइस को क्या कर देता है, मेल्ट करके वाटर बना देता है। ठीक है, तो जो कोल्ड आइस है वो हॉट हो जाता है, धीरे धीरे तब तक होते रहता है, उसको आप टच करके देखते रहिएगा। तो आइस जितने भी टेम्परेचर से था
उससे उसका कोल्डनेस जो होता है कम होते जाता है, वो धीरे धीरे हॉट होते जाता है। हॉट मतलब एनवायरनमेंट की तरफ जाते जाता है, और जब वो एनवायरनमेंट टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो फिर वो और ठंडा या गर्म नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हॉट बॉडी से, सराउंडिंग से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी कप में चाय को रख दिया जाए जो कि गर्म चाय है, गर्म किसके, जब भी हम लोग ठंडा या गर्म कहते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। तो गर्म चाय कह रहे हैं तो गर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसे हॉट टी कह रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, वहाँ आइस में जो हो रहा था ठीक इसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा कि हीट जो है वो चाय से, मतलब कप ऑफ टी से क्या हो जाएगा, वो हीट ट्रांसफ़र होगा एनवायरनमेंट में, मतलब हवा में जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि आप उससे हीट निकाल रहे हैं। तो हीट निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन सब कम हो रहा है, तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कमेगा। आप टच करके भी देखिएगा तो अपने बॉडी के कंपेयर में उसका टेम्परेचर फील कर सकते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसका क्या मतलब है कि नेचुरली हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरली जो हीट है वो एक एनर्जी है जो फ्लो होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, नेचुरली, याद रखिए। तो हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर। इस एग्जाम्पल से आप देख रहे हैं, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज नेचुरली फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और वो है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट फ्लो होता क्यों है, जब भी कोई टेम्परेचर डिफरेंस हो, जब हाई और लो टेम्परेचर नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं होगा। हम लोग कह सकते हैं कि हीट इज ए कॉज एंड टेम्परेचर इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, जब हीट और टेम्परेचर, हीट का एक मोटा मोटी आइडिया हम लोगों को हो गया कि हीट क्या होता है। हीट है एक टाइप का एनर्जी है, जब किसी ऑब्जेक्ट में इसे देते हैं तो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन चेंज हो जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी का एनर्जी चेंज हो जाता है। जब किसी में हीट एनर्जी दीजिएगा तो उसका ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाएगा, हीट कहीं से ले लीजिएगा तो ओवरऑल एनर्जी घट जाएगा, क्योंकि हीट खुद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट, जब एनर्जी है तो इसका यूनिट भी एनर्जी का यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो ये हो गया जूल। ठीक है, कैपिटल जे से नॉर्मली डिनोट किया जाता है। और अदर कॉमन यूनिट एक है, वो है कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है, याद रखिए, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ये कन्वर्जन याद रखिए, कभी कभी कैलोरी में अगर एग्जाम दे दिया है यूनिट तो पता होना चाहिए उसको ऐसा यूनिट में कितना होगा। ठीक है, और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, जिसे के से डिनोट किया जाता है, कैपिटल के से। और कॉमनली अदर यूनिट क्या है, अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट जो हमेशा यूज होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये, या डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों यूनिट है। ये ब्रिटिश सिस्टम से आया हुआ है। ठीक है, इंच, पाउंड या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस, ये दो और यूनिट हो गया। ठीक है, तो केल्विन एब्सोल्यूट ऐसा यूनिट हो गया, डिग्री सेल्सियस अदर कॉमनली सीजीएस यूनिट जिसे कहा जाता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट एफपीएस सिस्टम जिसे कहा जाता है। ये क्लास 8, 9, 10th में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस ये हो गया। अब मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे करेंगे, मैंने टेम्परेचर हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेज़र किया जाए, एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मेज़र करने के लिए यूज होता है थर्मामीटर का। थर्मामीटर क्या चीज़ है, देखिए, रिलेटिव ही तो मेज़र करना है, हम एब्सोल्यूट तो टेम्परेचर मेज़र कर नहीं रहे हैं। तो देखिए, थर्मामीटर एक डिवाइस है, जैसा आप लोग जानते हैं ऑलरेडी, कि एक ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को डाल देते हैं। सबको पता है कि वो लिक्विड नॉर्मली मरकरी यानी कि पारा दिया जाता है, मरकरी होता है। तो मरकरी डाल दिया जाता है थर्मामीटर के अंदर में, और वो किसी भी हॉट बॉडी में रखिए तो मरकरी एक्सपेंड होता है। ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन किसी भी लिक्विड का, स्पेशली लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड को अगर आप हीट करते हैं तो वो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, कोल्ड करते हैं तो उसका वॉल्यूम घटता है। तो जब आप ट्यूब के अंदर में, मान लीजिए ये ट्यूब है
और इस ट्यूब के अंदर में अगर आपने मरकरी डाल दिया है या अल्कोहल डाल दिया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब इसे हीट करिएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ठंडा करिएगा तो फिर वो नीचे की तरफ, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब एक्सपेंड करेगा तो ऊपर चढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डाउन होगा। तो इसमें आप मार्किंग ग्रेडिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके बता सकते हैं कि यहाँ पर इतना टेम्परेचर, यहाँ इतना। लेकिन कैसे बताइएगा, किसको आप 0 बोलिएगा, किसको 100 बोलिएगा, किसको 5 डिग्री बोलिएगा, 5 केल्विन बोलिएगा, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप रिलेटिवली मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप कैलिब्रेशन कैसे करिएगा कि कितना डिग्री कहाँ पर है मैं थर्मामीटर के अंदर में। तो उसके लिए क्या है, देखिए, दो फिक्स्ड जो है, एक ऐसा पॉइंट लिया जाता है जो इनवेरिएबल हो, ठीक है, जो ज़्यादा चेंज नहीं होता हो, उसको हम लोग रेफरेंस मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो थर्मामीटर के अंदर में जो लिक्विड यूज हो रहा है, नॉर्मली उस लिक्विड को यूज किया जाना चाहिए जिसका जो एक्सपेंशन जो है वो उसका जो रेंज जो है लीनियर हो हाई टेम्परेचर तक, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो टेम्परेचर के साथ 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक अलग बिहेव करता है और 50 डिग्री से 100 डिग्री तक अलग बिहेव करता हो, फिर हम लोग लीनियर इंटरपोलेशन या प्लॉट नहीं कर सकते हैं, एक कैलिब्रेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लीनियर है, मतलब कि वॉल्यूम के साथ जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा वॉल्यूम, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी लीनियरली वेरी करे, तो वो क्या हो गया, हम कहेंगे कि वो लीनियर इंक्रीज चेंज हो रहा है, लीनियरली वॉल्यूम चेंजेस लीनियरली विथ टेम्परेचर ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सो मरकरी थर्मामीटर और अल्कोहल थर्मामीटर, दो टाइप का थर्मामीटर है। मरकरी थर्मामीटर ज़्यादा प्रेवलेंट है, सबको पता है, ठीक है, और फिर अल्कोहल थर्मामीटर भी है, ठीक है। तो थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट अभी क्या है कि अब हमें कैलिब्रेशन की तरफ जाना है कि कहाँ पर 1, कहाँ पर 0, कहाँ पर 100 ये हो। सो एज वी आर गोइंग टू मेजर रिलेटिव टेम्परेचर, थर्मामीटर इज टू बी कैलिब्रेटेड विथ रेफरेंस टेम्परेचर। अब ये रेफरेंस टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। एज वी आर गोइंग टू मेजर रिलेटिव टेम्परेचर, थर्मामीटर इज टू बी कैलिब्रेटेड विथ रेफरेंस टेम्परेचर। तो वो कैसे किया जाए, तो 2 स्टैंडर्ड फिक्स्ड पॉइंट्स आर टेकन विच आर आइस पॉइंट्स एंड स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर। और ये क्यों लिया गया है, सोचिए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आइस पॉइंट देखा गया है कि आइस पॉइंट मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज करता है वो आइस पॉइंट हो गया, और जिस पर वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है वाटर, वो हो गया उसका स्टीम पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे बोल सकते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है उसे स्टैंडर्ड मान लिया गया है, और इसे 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया गया है रेफरेंस। जहाँ पर वो आइस बन रहा है उसे 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ स्टीम बन रहा है उसे 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया गया है। अब 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस में ये माना गया है कि मरकरी लीनियरली एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब कि उसको इक्वल डिवीजन में बांट देंगे हम लोग 0 to 100 को, तो ये एक थर्मामीटर स्केल बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारा स्केल है, ये थर्मामीटर का स्केल है, ठीक है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 100 डिग्री सेल्सियस है। अब इसे हम लोग इक्वल डिवीजन में बांट सकते हैं, ऐसे ऐसे करके 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये थर्मामीटर बन जाएगा। अब जो कि कोई भी टेम्परेचर हमें मेजर करना हो, तो वहाँ पर जब हम थर्मामीटर को रखेंगे तो वो रीडिंग जो उसका जो लेवल है मरकरी का, वो बताएगा कि कितने टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे लिए कि कैलिब्रेशन कैसे किया जाए। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस मान करके थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया गया है, ठीक है। थर्मामीटर में आइस पॉइंट में डाल दिया जाए, थर्मामीटर के अंदर मरकरी है, जहाँ भी मरकरी लाई करता है उसको 0 बोल दिया जाए, ठीक है, और फिर उसे स्टीम में डाल दिया जाए 100 डिग्री, और जहाँ पर जिस पर वाटर स्टीम बनना शुरू हो जाता है, अगर उसको हीट किया जाए, हीट करते करते जहाँ पर जाकर के स्टीम बनना शुरू हो जाता है
और उस समय जो मरकरी का लेवल ट्यूब में है उसे 100 डिग्री बोल दिया गया। ठीक है, तो ये रेफरेंस मिल गया हमें आइस पॉइंट और फ्रीज स्टीम पॉइंट के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर को हमने कैलिब्रेट कर लिया, थर्मामीटर को कैलिब्रेट कर लिया। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। टू इम्पॉर्टेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट्स आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, केवल केल्विन लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए, ओनली केल्विन, नॉट डिग्री केल्विन। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, बट नॉट डिग्री केल्विन। तो और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या है, देखिए, जो अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो ये डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। ये आइस पॉइंट जो है, ये आइस पॉइंट है, यहाँ पर आइस पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट में जो आइस पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो ये जो है ये कितना डिवीज़न हो जा रहा है, 180 डिवीज़न हो जा रहा है, घटा के देख लीजिए, और ये 100 डिवीज़न हो रहा है। तो दोनों में क्या रिलेशन है डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, ये आप इसे चीज़ से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और खुद से होमवर्क कीजिए कि दोनों में क्या रिलेशन होगा। आप देखिएगा दोनों में रिलेशन होता है C/100। अगर मान लीजिए कोई टेम्परेचर यहाँ पर C है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग F है। ठीक है, तो C/100 इक्वल टू F - 32/180। ठीक है, ये रिलेशन आता है 180 डिग्री ना 180, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं C/5 इक्वल टू F - 32/9। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये टेम्परेचर, तो हीट और टेम्परेचर क्लियर हो गया अब तक के लेक्चर में कि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और टेम्परेचर क्या है, उस किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजरमेंट करने का यूनिट है, और थर्मामीटर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ क्लियर हो गया। थर्मामीटर एक तरह का डिवाइस है जिसका रेफरेंस पॉइंट, आइस पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट मान करके उसको 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया गया है, और इसी के रेस्पेक्ट में सभी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब रिलेटिव टर्म है ये। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अभी तक रिलेटिव टेम्परेचर की बात किए हैं, अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करेंगे। देखिए, लिक्विड जो है थर्मामीटर, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है लिक्विड थर्मामीटर के साथ, कि अलग अलग लिक्विड के लिए, चाहे वो मरकरी हो, अल्कोहल है, वाटर है, और डिफरेंट लिक्विड के लिए जो रिलेशनशिप है वॉल्यूम एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ, वो अलग अलग होता है कि नहीं होता। मरकरी का जो लीनियर रिलेशनशिप है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना वॉल्यूम मरकरी का बढ़ेगा, अल्कोहल के साथ अलग है। इसी तरह से आप किसी और लिक्विड को लीजिएगा तो उसका अलग होगा। ठीक है, सो लिक्विड thermometer has some problem. What is that? Different liquid has different expansion properties with temperature, है कि नहीं? But this is not with gas, है, this is not with the ideal gas. आइडियल गैस में ऐसा नहीं है, उसका जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का प्रॉपर्टीज है वो सारे गैसेस के लिए सेम होता है, यही ब्यूटी है। बट दिस इज नॉट विथ गैस, आइडियल गैस बोलते हैं। ठीक है, गैस और आइडियल गैस में थोड़ा डिफरेंस है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट विथ आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस में क्या होता है कि ऑल गैसेस एट लो डेंसिटीज एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन बिहेवियर, राइट, सेम एक्सपेंशन बिहेवियर शो करता है। क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बहुत सारा चीज़, जैसे कि अगर P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर गैस का, T टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सब बाद में क्लियर हो जाएगा। और V वॉल्यूम, तो हमने देखा है ऑलरेडी पिछले कई क्लासेस में, 10th में देखा है
कि P इज प्रोपोर्शनल टू, अगर गैस का जो नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इफ़ मास बोल लेते हैं, मास ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। सबको याद होगा ये चीज़। सिमिलरली इफ मास एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, तब हो जाता है V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये हम लोगों ने क्या बोला है इसे, चार्ल्स लॉ। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे एक साथ, तो मैथमेटिक क्या कहता है, PV/T, राइट, PV/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कांस्टेंट आ गया, तो PV/T इज इक्वल टू होता है NR। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आगे डिस्कस करेंगे कि गैस थर्मामीटर क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन में देखिए R को कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड SI यूनिट में इसका वैल्यू होता है R इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू होता है उसका R का, बहुत इंपॉर्टेंट। और आइडियल गैस इक्वेशन भी इम्पॉर्टेंट है। और N क्या है, N जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल गैस की बात कर रहे हैं। जिसे हमने मास कहा था ना, तो इसी चीज़ को मास कह दिया था, इसको मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या है कि इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर इसमें PV/T इक्वल टू NR, मतलब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया जाए, इफ़ वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट, इफ़ वॉल्यूम, ये गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, P/T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। किसी भी गैस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम उसका प्रेशर मेजर कर सकते हैं केवल, और प्रेशर को टेम्परेचर से कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर उसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू T, प्रेशर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, तो ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आता है। देखिए P प्रोपोर्शनल टू T, ये देखिए इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, अब कहिएगा कि सर जीरो क्यों नहीं किए, क्योंकि जब आप मेजर करिएगा तो जीरो प्रेशर नहीं मेजर करते हैं आप, या जीरो टेम्परेचर भी नहीं मेजर करते हैं। किसी भी गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, वही मेजर करिएगा। मान लीजिए ये P है और ये टेम्परेचर है, तो वो ही मेजर करिएगा, वहीं से आगे बढ़िएगा, प्रेशर को वेरी करा करके टेम्परेचर को कॉरस्पॉन्डिंग वेरी, इधर देखिएगा। लेकिन इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये कट करेगा ओरिजिन पे। ठीक है, तो ओरिजिन पे ये जीरो प्रेशर और जीरो टेम्परेचर इसको कहा गया है। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, वो कितना होगा वो यहाँ से आपको एक्स्ट्रापोलेट करके पता चल जाएगा। किसी भी गैस का ये टेम्परेचर अगर आपको पता है, ये कर्व मतलब पता है, तो ये टेम्परेचर कितना होगा ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये सारे गैसेस के लिए होगा कॉमन, फॉर ऑल गैस। ये ग्राफ जो है वो फॉर ऑल गैसेस, ये इसका खूबी है, ऑल गैसेस। और क्या देखा गया है कि ये जो है ना जीरो केल्विन जो है वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक्स्ट्रापोलेट करके पता चला है डिग्री सेल्सियस में, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन जो है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, जिसको हम लोग रफली -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, सो जीरो केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री C।
ठीक है, विच इज़ रफली इक्वल टू -273 डिग्री सी। ठीक है, वो 0 केल्विन के बराबर होता है। इसका मतलब कि केल्विन और डिग्री सी में अगर हमें कोई पूछे है डिफरेंसेस क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कितना, किस तरह से, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी प्लस 273.15, ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में अगर बात किया जाए तो। नहीं, गड़बड़ लिख दिए हैं, कैपिटल टी 0 है तो माइनस, राइट, ये हो जाएगा कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273.15 केल्विन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक नया चीज़ डिस्कस करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों का नॉर्मली क्या होता है, ये तीनों ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब इनका वॉल्यूम बढ़ता है हीट करने पे। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या देखेंगे, नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड इन गैस नॉर्मली एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये तो हमें पता है कि नॉर्मली ये एक्सपेंड होता है। तो इन केस ऑफ सॉलिड चेंज ऑफ डायमेंशन इज इम्पॉर्टेंट, बट इन केस ऑफ लिक्विड इन गैस ये चेंज ऑफ डायमेंशन कोई मैटर नहीं करता है, तो उनके केस में केवल वॉल्यूम चेंज ही मैटर करता है। तो इसलिए जो चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ एरिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड के केस में। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड इन गैस चेंज ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए चेंज ऑफ डायमेंशन की अगर हम सॉलिड में बात करें तो चेंज ऑफ डायमेंशन का क्या मतलब है भाई साहब, देखिए सब क्या हो रहा है, सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो डायमेंशन चेंज हो, इसलिए डायमेंशन की बात करते हैं। तो तीन चीज़ें, एक है लीनियर डायमेंशन, जैसे कि लेंथ चेंज हो जाएगा, रॉड को हीट कर दीजिए, उसका तार को हीट कर दीजिए, उसका लेंथ चेंज हो गया। एक होता है सुपरफिशियल या एरियल डायमेंशन, ठीक है, तो उसका क्या हो गया, एरिया चेंज हो गया। और एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक, ये तीनों है सॉलिड के केस में, इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेंथ वाले केस में अगर देखिए तो इसमें लेंथ चेंज होता है। पहले मान लीजिए ये लंबाई है रॉड की, जब आपने इसे हीट किया तो थोड़ा सा लंबाई बढ़ गया, इस तरह से दिखा दे रहे हैं डॉटेड से। इसी तरह से कोई एक मान लीजिए इस टाइप का प्लेट है, उसको जब आपने हीट किया तो उसका एरिया बढ़ गया, प्लेट बड़ा हो गया, तो ये सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन हो गया। इसी तरह वॉल्यूम के केस में अगर हम बात करें तो इस टाइप का मान लीजिए कोई एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब को अगर आपने हीट कर दिया तो ये क्यूब का पूरा डायमेंशन बड़ा क्यूब हो गया, मतलब क्यूब का जो साइड है वो पूरा बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो वो हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ये सॉलिड के केस में ये तीनों होता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस के केस में केवल वॉल्यूम चेंज होता है, शेप से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इसलिए लेंथ और एरिया की बात हम लोग उस केस में नहीं करते हैं। तो अब इसका एनालिटिकल मतलब मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखते हैं कि जब हीट करते हैं किसी भी सॉलिड को, तो जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो डायमेंशन किस तरह से चेंज होता है। तो मान लीजिए लीनियर डायमेंशन की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर डायमेंशन, इट इज़ द लेंथ। सो वी डिफाइन डेल्टा एल बाई एल टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये डिफाइन किया गया है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। अब इसको ध्यान से इस डेफिनेशन को देखिए, ये कहता है चेंज इन लेंथ, ये डेल्टा एल पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ, एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और अल्फ़ा क्या है लिख ही दिए हैं। तो इस डेफिनेशन को अगर आप वर्ड्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन को डिफाइन किया गया है डेल्टा एरिया बाई एरिया टाइम्स डेल्टा टी, इसको हम लोगों ने बीटा बोला है। ये कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है या एरियल एक्सपेंशन, क्लियर है। बीटा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ
सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, दोनों कह सकते हैं। क्लियर है। और तीसरा इसी तरह से आता है डेल्टा वी बाई वी टाइम्स डेल्टा टी, तीनों सिमिलर एक ही चीज़ है, इसको गामा से डिनोट किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें भी वही हो गया, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड गामा। गामा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको तीनों चीज़ें। अब ये क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉलिड को, इस समय बोल रहे हैं किसी भी सॉलिड को जब हीट करते हैं तो उसका जो डायमेंशन चेंज होता है वो किस तरह से चेंज होता है पर यूनिट टेम्परेचर। किसी का 10 डिग्री बढ़ा दिए टेम्परेचर तो उसका लेंथ कितना चेंज होगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा आर द प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गामा आर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कॉपर का कुछ और होगा, एल्युमिनियम का कुछ और होगा, वाटर का कुछ और होगा, ठीक है, आयरन का कुछ और होगा। तो इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा। और आपके लिए एक होमवर्क है, आप एक क्यूब लेकर के प्रूव कीजिए कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। ठीक है, आसान सा चीज़ है, खुद से ट्राई कीजिए। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3। अगर सारा चीज़ मैं कर दूं तो आप सीख नहीं पाइएगा, कुछ कोशिश कीजिए, ये रिलेशनशिप आएगा। तो किसी भी सॉलिड का अगर आपको अल्फ़ा दे दिया है तो बीटा और गामा आप निकाल सकते हैं इससे। क्लियर है। या बीटा इक्वल टू, इसी से लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा एंड गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। क्लियर है। तो गामा जो होता है नॉर्मली टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन है। तो गामा इज नॉर्मली कांस्टेंट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस के पास जाके कांस्टेंट। अदरवाइज ये रिलेशनशिप जो है जैसे कि डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी इक्वल टू गामा, ये हाई टेम्परेचर पर वैलिड होगा सॉलिड्स के लिए। अदरवाइज क्या होता है, ये कांस्टेंट बिहेव नहीं करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कि वाटर का जो होता है वो एक्सपेंशन जो होता है टेम्परेचर के साथ, वो किस तरह से बिहेव करता है। नॉर्मली आप किसी भी लिक्विड को या किसी भी गैस को जब हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, ये नॉर्मली हमने देख रखा है शुरू से ही। लेकिन वाटर के केस में नहीं होता है। वाटर के केस में एक एनॉमलस बिहेवियर है। वाटर एग्जिबिट्स एनॉमलस बिहेवियर। किस तरह से वाटर को आप हीट, एनॉमलस बिहेवियर कैसा होता है कि वाटर को, सपोज कीजिए वाटर है, उसे आप ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम घटना चाहिए, तो उसका वॉल्यूम घटना चाहिए और डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ठंडा करते जाइएगा तो देखा गया है क्या कि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, उसको आपने कूल करना शुरू किया तो 4 डिग्री सेल्सियस एक क्रिटिकल टेम्परेचर है। 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है कि वो नॉर्मल बिहेव करता है। आपने उसे ठंडा किया, उसका वॉल्यूम घटा, डेंसिटी बढ़ा, ठीक है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि सडनली 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका बिहेवियर पलट जाता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप ठंडा कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है और डेंसिटी घटना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक। ये जो बिहेवियर है पानी का बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस के दाएं बाएं, ये बहुत एनॉमलस है। 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस बिहेवियर को हम लोग कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ग्राफ में इसे बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है। मान लीजिए ये ग्राफ है जिसमें वाटर का एनॉमलस बिहेवियर को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। क्या है कि मान लीजिए ये है आपका वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर लिया गया है। वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर ले लिया गया है। तो क्या देखा गया है कि वॉल्यूम जो है नॉर्मली आप जब ठंडा कर रहे हैं, ये टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर स्केल है, डिग्री सी में ले लेते हैं। तो पानी को आपने हाई टेम्परेचर से ठंडा करना शुरू किया तो एक पॉइंट यहाँ पर आ करके इसका क्या होता है, इस तरह का बिहेवियर शो करेगा। ये इस तरह का, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसका जो है वॉल्यूम जो है सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद फिर वॉल्यूम बढ़ने लगता है।
इस बिहेवियर को कहा जाता है एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। और अगर इसको डेंसिटी के साथ प्लॉट करिए डिग्री सी और डेंसिटी में, तो कैसा आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका डेंसिटी मैक्सिमम आएगा। डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इसमें क्या हो गया, ये जो टेम्परेचर है ये 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये डेंसिटी मैक्सिमम है, और इसके दाएं बाएं क्या है, डेंसिटी कम है, और ये टेम्परेचर जो है हायर टेम्परेचर, मतलब 4 डिग्री से दाएं लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड में इसका डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। और इसी एनोमलस बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि आइस का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर से कम है। तो आइस का डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, तो जिसकी वजह से आइस जो है वाटर पर फ्लोट करता है, समझ रहे हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हो, 0 डिग्री और आइस हो, तो आइस का डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, और वो क्या होता है, वाटर के ऊपर में फ्लोट करते रहता है, इसी वजह से, इसी एनोमलस बिहेवियर की वजह से। और इसका एक बहुत ही नेचुरल बेनिफिट है, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम जो है, लेक का जो इकोसिस्टम है, लेक के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक में क्या होता है, देख लीजिए, ये हम लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़े हैं कि लेक में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, कोल्ड रीजन में, ये कोल्ड रीजन की बात कर रहे हैं, या रात में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोल्ड रीजन में, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, फिर नीचे आओ तो -5 डिग्री सेल्सियस है, फिर नीचे आओ तो -2 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप का है। तो ऐसा में क्या हो जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ठंडा होते होते ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब क्या है कि ये ऊपर वाला जो लेयर है लेक का, ये लेक है सपोज कीजिए, तो ऊपर का जो लेयर है लेक में, वो क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो ठंडा हो रहा है वाटर का, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो ये ठंडा होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो ये क्या होता है कि नीचे की तरफ चला आता है, क्योंकि 4 डिग्री सबसे मैक्सिमम डेंसिटी का है, तो ये पानी 4 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे नीचे की तरफ 4 डिग्री सेल्सियस बैठा हुआ रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी का है। फिर उसके ऊपर होगा 3 डिग्री सेल्सियस वाला पानी रहेगा, ठीक है, और फिर उसके ऊपर रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस वाला पानी रहेगा, उसके ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ऊपर में 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, फ्रीज रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज रहेगा। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जो फिशेस हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो नहीं रह सकता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर तो रह सकता है। इसका मतलब कि ऊपर में आइस है और उसके नीचे जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर पानी है, और सबसे नीचे वाला लेयर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर फिश वगैरह बहुत अच्छे से रह सकता है इस टेम्परेचर पे। ये इसका ब्यूटी है, समझे, ये फिश वगैरह बहुत अच्छे से रह सकता है, फिश है, माइट्स है, इस टाइप का सब रहेगा यहाँ पे। पेड़ पौधा हो गया कुछ, वो भी रहेगा यहाँ पे, जो एक्वेटिक ट्री है। तो लाइफ एग्जिस्ट इन द लेक्स इनसाइड ड्यू टू दिस एनोमलस बिहेवियर, राइट। अगर ये एनोमलस बिहेवियर नहीं होता तो क्या होता कि सारा का सारा पानी फ्रीज हो जाता और एक्वाटिक लाइफ नष्ट हो जाता, लेकिन फ्रीज होने नहीं देता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, और नीचे का 4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ रहता है। रीजन बिल्कुल एकदम क्लियर है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम है, जो कि नीचे रह जाता है, वो ऊपर क्यों जाएगा अब ठंडा होने के लिए। क्लियर, ये हो गया। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट चीज़ रह गया है, वो है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसके ऊपर में न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, अब देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लोगों ने देख लिया है। क्या होता है कि किसी भी रॉड को अगर आप हीट करते हैं, ये रॉड ले लीजिए, इसे अगर आप हीट करें, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये रॉड एक्सपेंड होगा, थोड़ा सा मान लीजिए दोनों तरफ दिखा दे रहे हैं, हल्का हल्का एक्सपेंड हो गया, तो ये लेंथ बढ़ा, L प्लस डेल्टा एल हो गया, पहले L था अब L प्लस डेल्टा एल हो गया, ठीक है।
लेकिन अगर आप हीट कर रहे हैं और इसे बढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं और इसके दोनों तरफ को क्या किया है आपने, किसी भी लोहे से फ्रेम से इसको बांध दिया है, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप इसे हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जितना बढ़ना चाह रहा था उतना वो बढ़ा नहीं, लेकिन बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से इसमें एक स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस्ड है, ये बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जब ये कंप्रेशन में है ना, ये कंप्रेस्ड है, आपने इसे हीट किया और ये लेंथ बढ़ नहीं रहा है, तो ये कंप्रेस्ड है। तो कितना कंप्रेस्ड है, डेल्टा एल कंप्रेस्ड है। तो डेल्टा एल कंप्रेस्ड है, तो हमने देखा है कि यंग्स मॉड्यूलस जो होता है वाई, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका, डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू वाई होता है, ये हमने देखा है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसमें क्या देखे हैं कि डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा है। अब देखिए इन दोनों को कोरिलेट कर देते हैं, तो देखिए स्ट्रेस का कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा एल बाई एल जो है वो अल्फ़ा डेल्टा टी है, ये डेल्टा एल बाई एल की जगह पे अल्फ़ा डेल्टा टी हम लोग लिखेंगे, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ बाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। इसका मतलब f बाई ए जो आ गया स्ट्रेस, इसी को ना स्ट्रेस कहा जाता है, ये जो स्ट्रेस है f बाई ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस कह लीजिए यहाँ पर, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई ए दैट इज इक्वल टू वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आ जा रहा है यहाँ पे। या स्ट्रेसिव फोर्स जो है वो भी आ गया यहाँ पे, F इज इक्वल टू ए वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, ये आ गया। तो ये जो इसे हम लोग थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, ये जो स्ट्रेस जो आया ना वो है थर्मल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से, हीट करने की वजह से इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये थर्मल फोर्स है, फोर्स उसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी थियरीज इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है उसमें उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।